नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और मैं इस चैनल पर भूत प्रेत से संबंधित हॉरर कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, ये झारखंड की है। साल 2005 झारखंड में जमशेदपुर के पास की ये कहानी है, जहाँ की ये रमेश जी हैं। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है रमेश। और जो रमेश का परिवार था ना, बैकग्राउंड था ना, उनके जो पिता थे ना और उनके दादाजी झाड़ फूक करते थे, तंत्र मंत्र का काम करते थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। रमेश जी बताते हैं कि मैं भी अपने पिता का इकलौता लड़का था। हाँ, बहनें जरूर थी, दो थी। और इसके बाद मेरे पिता ने बहुत कुछ मुझे सिखाने की कोशिश किया कि रमेश ये सब ज्ञान ले ले, लेकिन मुझे इस ज्ञान में रुचि नहीं थी। रमेश का कहना था मैं तो पढ़ लिख करके कोई बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन उस टाइम मेरे घर की जो परिस्थिति थी ना, बहुत ही डाउन टूल। पढ़ना तो मैं चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया। पिता का तबीयत खराब रहने लगा और लास्ट टाइम तक कहते रहे कि रमेश कुछ सीख ले। मैं ठान लिया कि ज़रूर सीखूंगा। और जब मैं वो साधना करने के लिए जब शमशान में जाने लगा ना, तो मेरी रूह कांप गई थी। इतना डर चुका था कि मैं वापस लौट आया। पिता कहने लगे कि क्या तूने कर लिया है? हाँ, तब रमेश जी कहना था कि नहीं पिताजी, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। आखिर पिता क्या करते, लाचार थे। अब वो बीमार पड़ गए थे, पैसे की ज़रूरत घर में थी। अब पैसा कौड़ी अब आए कहाँ से आए? जब वो सही थे तो गांव गांव जाते थे, झाड़ फूक करते थे, कुछ दान दक्षिणा मिलता था, घर परिवार चलता था। कुछ हल्की फुल्की खेती बाड़ी थी, उससे भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाती थी। लेकिन अब बीमार होने की वजह से अब घर का सारा माहौल ही बदल गया था। और तब उनके पिता एक सेठ के पास में रमेश को भेजते हैं, अब सब कुछ एक चिट्ठी में लिख करके कि जाओ फलाने सेठ के पास में शहर में, आप फिर ये चिट्ठी दे देना, बता देना कि मैंने भेजा है, वो तुम्हें काम पर रख लेंगे। वैसे तो मैं नहीं चाहता था कि तुम अब नौकरी करो, इसी लाइन में तुम आ जाते। तब रमेश कहते हैं कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन पिताजी ज़रूर कह रहे थे। लेकिन मैं इस सब चीज़ से बहुत डरता था। मैं जब साधना करने गया ना शमशान में, तब मुझे बहुत डर लगा था। अब मैं उल्टे पैर वापस आ गया था। जिस सेठ के पास मेरे पिताजी भेज रहे थे, उन पर मेरे पिताजी बहुत एहसान किए थे। वो काम बड़ा मुश्किल भरा था। उनकी एक नई फैक्ट्री बन रही थी और उस टाइम वो फैक्ट्री किसी कारण से रुकी हुई थी। जब मेरे पिताजी जाते हैं और कुछ वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और इसमें कई दिन लग जाता है और तब जा कर के वो फैक्ट्री तैयार हो पाती है। तो सेठ जी तब से मेरे पिताजी को बहुत मानते थे और वहीं पर मैं नौकरी करने के लिए जा रहा था। तो दोस्तों ये थी जो कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम आप तो जान ही चुके हैं, रमेश नाम है। अब मैं ये कहानी को आगे रमेश के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाता हूँ। जब मैं अब उस सेठ के पास पहुँचता हूँ तो चिट्ठी पकड़ाता हूँ। मिलने में बहुत वक्त लगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ा, बड़े लोग की बड़ी बातें। और तब जा कर के जब चिट्ठी उन तक पहुँचती है और वो देखते हैं कि मेरे पिता की चिट्ठी है, और तब मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आपके पिता तो ठीक है ना? तब मैं कहता हूँ कि नहीं, बीमार हैं। तब वो कहते हैं कि बताओ हमारे लक्ष्य सेवा बताओ। और तब मैंने कहा कि जो चिट्ठी में लिखा है बस मुझे वही चीज़ चाहिए, यानी नौकरी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। और तब सेठ मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कितना पढ़ा लिखा हो? मैं अपनी काबिलियत जो भी है बताता हूँ, जितना पढ़ा लिखा सब कुछ बताता हूँ। और तब मुस्कुरा के कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ और अच्छे पैसे पर। नई फैक्ट्री में चले जाना और वहाँ पर सुपरवाइजर के काम समझा देंगे सब, और वो सब काम करना है। मैं बड़ा खुश हो गया था। मैं इतना पढ़ा लिखा तो था कि मैं उस काम को बाखूबी निभा सकता था, और वही मैं करता हूँ। वहाँ जा कर के फैक्ट्री के कायदे कानून सब कुछ समझता हूँ, कैसे लोगों को संभालना है, क्या करना है, सब कुछ मुझे समझा दिया गया था। और फिर मैं बाखूबी उस काम को निभाने लगता हूँ। अब बीच बीच में महीना डेढ़ महीना पर मैं अपने गांव भी जाता हूँ पिता की देखभाल के लिए।
जो भी तनख्वाह मुझे मिलती है और सब अपनी माँ को पकड़ा देता हूँ कि माँ पिताजी का ख्याल रखना। अब फिर मैं अपने काम में लौट आता हूँ। तब तक मेरे साथ में ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ऐसी कुछ हुई नहीं थी। मेरी जो फैक्ट्री थी ना, वो तीनों शिफ्ट में चलती थी। दिन के 2 पाली और रात की 1 पाली, तीनों शिफ्ट में काम होता था। लेकिन जो मेरा ड्यूटी था ना, वो जनरल शिफ्ट में था। मैं जनरल में ड्यूटी करता था। 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक मेरा काम था। इसके बाद सेठ के दिए हुए क्वार्टर में आ जाता था। अपना खाना बनाना, आराम करना, यही सब मेरा काम था। उसी रात को मैं बता रहा हूँ जो घटना हुई थी ना मेरी नई फैक्ट्री में, रात के पाली में, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि सब काम वाम छोड़ करके लोग भाग गए। मेरे पास भी अब वहाँ का एक बंदा आता है कि मेरा नाम लेकर के, रमेश बाबू चलिए फैक्ट्री, सेठ जी ने तुरंत आपको वहाँ बुलाया है, आज सेठ जी भी आते होंगे। मैं जब सुनता हूँ तो पूछता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। तब वो कहता है कि जो ऊपर वाली मंजिल है ना, वहाँ पर एक भूतनी नजर आई है और उसी की वजह से एक आदमी को चोट भी लग गया है, एक आदमी बेहोश हो गया है और बाकी लोग भाग चुके हैं। कोई जाना नहीं चाहता है। जब मैं सुनता हूँ ना ये बात को तो मैं खुद डर जाता हूँ। कह रही, मैं जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था उसी में ये भूतनी रहती है, जो बहुत साल पहले मेरे पिता ने सब कुछ सही करके बनाया था। मुझे सब कुछ याद आ जाता है। पिताजी बताते रहते थे कि मैंने ऐसा किया था, मुझे याद आ जाता है। मैं डर जाता हूँ। मैं तो कोई तंत्र मंत्र का करने वाला नहीं था। हाँ, मैं उस खानदान से जरूर था और उसी वजह से मुझे ये नौकरी मिली थी मेरे पिता के बल पर। तो इस टाइम मुझे जाना ज़रूर था। मैं अपना पहुंचता हूं फैक्ट्री में, तब वहां देखता हूं कि आधे से अधिकांश लोग अब अपने अपने घर चले गए। कुछ लोग हैं जो बाहर खड़े हैं और मालिक का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जब पहुंचता हूं तब वहां मालिक नहीं पहुंचे थे। मैं भी उन लोगों की भीड़ में शामिल हो जाता हूं, सबसे पूछता हूं कि बात क्या हुई दोस्त, बात क्या हुई। तब जो कर्मचारी हैं बताते हैं कि ऊपर में जो स्टोर है ना, वहाँ पर कुछ माल निकालने के लिए 2 लोग गए थे। जब वो माल निकाल रहे थे ना, उसी टाइम एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल नज़र आ जाती है और चुड़ैल को देख करके लोग भागने लगते हैं। 2 लोग थे, भागते हैं और दोनों लोग गिर जाते हैं, डर जाते हैं। अब एक को चोट लगी है और एक बेहोश हो गया डर से। अब जैसे तैसे नीचे के लोग वहाँ पहुँचते हैं, हल्ला करते हैं और तब वो चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। दोनों लोग को सुरक्षित निकाल के लाते हैं और उनको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है इलाज के लिए। जब मैं सुनता हूँ ना तो दहल जाता हूँ। मैं तो भूत प्रेत को कभी देखा तक नहीं था, ना मैं मंत्र को जानता था सही करने का। हाँ, मेरे पिता ने अब ऐसे ही एक माला दिया था कि देख बेटा, किसी मुसीबत में पड़े ना, ये माला तेरा उद्धार करेगा। जब भी तुझे लगे कि तेरे आसपास में कोई भूत प्रेत हैं तो इस माले को पहन लेना, सब कुछ सही हो जाएगा। और उसी टाइम सेठ जी की कार आकर खड़ी हो जाती है। सबसे पहले वो मुझे बुलाते हैं, रमेश रमेश इधर आओ इधर आओ। मैं दौड़ते हुए जाता हूँ। आखिर मेरे मालिक थे और उन्हीं की वजह से मेरा घर बार चल रहा था। इस टाइम में पहुँचता हूँ वहाँ पर। सेठ कहते हैं कि रमेश, तुम भी तो तंत्र मंत्र के जानकार हो ना। मेरी तो बोलती बंद थी। मुझे लगा कि इस टाइम मुझे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तब कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, ऊपर जाओ ना, उस स्टोर में देखो माजरा क्या है। तुम्हारे पिता ने ही तो यहाँ से उस चुड़ैल को भगाया था और वो चुड़ैल फिर कैसे आ गई। जाओ रमेश, देरी मत करो, देखो मामला क्या है। सही कहूँ ना तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं इतना डर चुका था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सेठ की बात को मानूं। लेकिन जब सेठ बार बार कहने लगे, एक बार तो नाराज़ भी हो गए, अरे तुम सुन ही नहीं रहे हो, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि जा करके देखो, क्या वो चुड़ैल अभी भी वहाँ है क्या। अरे भाई, तुम तो तंत्र मंत्र के जानकार बंदे हो, तुम्हारे पिताजी भी हैं, तुम्हारे दादाजी भी थे,
तुम भी तो जानते होंगे। तब मुझे समझ में आ गया कि ये जो साहब है ना, हमारे मालिक, ये शायद ये जानते होंगे कि मैं भी तंत्र मंत्र का जानकार हूँ। ये नौकरी शायद ये यही सोच के दिए होंगे कि चलो हमारे पास में एक तंत्र मंत्र का जानकार है, कभी न कभी काम आएगा। मैं तो बिल्कुल डर गया। अगर मैं मना करता हूँ कि मैं तंत्र मंत्र का काम नहीं जानता हूँ, तब तो मेरी नौकरी गई, अच्छी खासी मेरी नौकरी चली जाएगी। अब फिर मेरे घर में वही पुराना समय लौट आएगा। पैसे पैसे के तरसते लोग, अब मुझे समझ में आ गया था। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि बस यही मौका है साबित करने का। अगर मैं साबित कर दिया, डर को बाहर निकाल दिया, तब तो मैं जीत सकता हूँ, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और वही अंदर में डर भरा हुआ है। हाँ, मैं अंदर फैक्ट्री में प्रवेश करता हूँ, ऊपर जाता हूँ। उस स्टोर में दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर अंधेरा हुआ पड़ा हुआ है। अब दरवाजे पर जाकर मैं रुक जाता हूँ। हिम्मत नहीं होती है कि मैं अंदर जा कर के लाइट जलाऊं और देखूं कि अंदर में चुड़ैल है कि नहीं है। हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन नौकरी का सवाल था। अगर ये नौकरी छूट जाती ना, तो हमारे घर में भूखमरी जरूर आ जाती। ये मुझे साहस दे रहा था। मैं हिम्मत करता हूँ और फिर दाखिल हो जाता हूँ। अंदर जा कर के बिजली के बोर्ड पर स्विच ऑन करता हूँ। ये स्टोर पूरा लाइट से, रोशनी से नहा जाता है। तब मैं देखता हूँ, डरा जरूर हूँ। मैं चारों तरफ अपने नज़रें घुमा रहा हूँ कि कहाँ है चुड़ैल, कहाँ है चुड़ैल, खुद अंदर से डरा हुआ। मैं जब चारों तरफ देख लेता हूँ ना, तब मुझे चुड़ैल नज़र नहीं आती है। मेरा हिम्मत अब थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं और अंदर पहुँचता हूँ, क्योंकि ये स्टोर था, बहुत बड़ा एरिया था। अब मैं धीरे धीरे हर एक एरिया में जाता हूँ, देखता हूँ कि कहीं छिपी तो नहीं है। अगर उस टाइम वो आ जाएगी मेरे सामने, तो आप समझ सकते थे कि मेरा क्या हाल होने वाला था। मैं तो खुद ही बेहोश हो जाता, ऐसा मैं डरा हुआ था। लेकिन नौकरी जो थी ना, उसको बचानी भी थी। मैं पूरा स्टोर का चक्कर काट लिया, लेकिन वो चुड़ैल मुझे नहीं दिखी। तब मुझे लगा कि हाँ, नहीं है। मैं नीचे आता हूँ और मालिक को बताता हूँ कि साहब इस टाइम तो नहीं है। मालिक कहते हैं कि भाई, तुम्हारे पिता ने सब कुछ सही किया था, तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है, क्यों आई थी चुड़ैल, कैसे आ गई, क्या तुम्हारा पिता किया हुआ तंत्र मंत्र फेल हो गया? भाई, उस चुड़ैल को यहाँ से निकालो, नहीं तो हमारे वर्कर काम नहीं कर पाएंगे। जो करना है करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सेठ बड़े गुस्से में थे। तब मैं समझ गया कि मैं फंस चुका हूँ। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अब इससे मैं निकल नहीं सकता। निकलता हूँ तो मेरी नौकरी चली जाती है। तब मैं सेठ जी से धीरे से कहता हूँ कि मुझे वक्त चाहिए। मैं ज़रूर उस चुड़ैल को बाहर निकाल दूँगा, लेकिन मुझे वक्त की ज़रूरत है। तब सेठ जी कहते हैं, मैं तुम्हें वक्त दिया, 3 दिन 3 रात तुम्हारे हैं। 3 दिन 3 रात में इस चुड़ैल को हमारी फैक्ट्री से बाहर निकाल दो। इससे ज़्यादा मैं वक्त नहीं दे पाऊँगा। देखो, तुम तो यहाँ का सुपरवाइज़र हो ना, तुम्हें तो पता है ना कि कितना तेज़ी से काम चल रहा है, माल बन रहे हैं और ऑर्डर भी काफ़ी है। मैं ऑर्डर को कैंसिल करना नहीं चाहता। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कैसे भी पूरा करो, मैं नहीं जानता। जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जो कहोगे, मैं ला करके दे दूँगा। जो पैसे खर्चा लगेगा, मैं तुम्हें पैसा भी दे दूँगा। शर्त यही है कि उस चुड़ैल को हमारी फैक्ट्री से बाहर निकाल दो। वाकई में मैं बहुत डरा हुआ था। अंदर से दिल धक 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 कर रहा था, लेकिन वो काम करने के लिए मजबूर था मैं। अब मैं सोचा कि 3 दिन का टाइम मिला है ना, चलो कोई बात नहीं, आज ही मैं निकल जाऊंगा पिताजी के पास में और उनसे पूछूंगा कि मुझे अब कैसे क्या करना है। अब वही करता हूँ। सेठ जी मुझे कुछ पैसे देते हैं और मैं उस पैसे को लेकर के अब अपना घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। घर पहुँचता हूँ और पिताजी से पूरी हालात पर चर्चा करता हूँ। पिताजी मुझे देखते रहते हैं और फिर कहते हैं, रमेश, तुझसे नहीं हो पाएगा। जब मैं तुझे सिखा रहा था तंत्र मंत्र को,
साधना करने के लिए बोल रहा था, तब तुम गए नहीं, लौट के आ गए। तुम कैसे उस चुड़ैल को निकाल पाओगे? मुझे नहीं दिखता है। हाँ, तब मैं निराशा से भर गया था। हम अपने पिताजी की तरफ देख रहा था कि कोई ऐसा उपाय तो बताओ ताकि मेरी नौकरी बच जाए, चुड़ैल वहाँ से निकल जाए। तब पिता कहने लगे, रमेश तुझसे हो नहीं पाएगा, अगर मैं बताऊंगा भी ना तो तू डरपोक है, वो काम को तू कर नहीं पाएगा। नौकरी की सवाल थी, अच्छा खासा पैसा सैलरी मिल रहा था, अब मैं वो गंवाना नहीं चाहता था। पिता को भी पता था कि अगर ये नौकरी चली जाती है तो हम लोग फिर से गरीबी में आ जाएंगे। वो भी कोशिश में लगे थे, लेकिन वो जानते थे मेरे में कितनी ताकत है, सब कुछ पहचानते थे कि मैं वो काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आखिर में उनका बेटा था, हाँ वो मेरे पिता थे। मेरे जो कमजोरियाँ थी उनको सब पता था। हाँ, तब मैं कहने लगा, देखो पिताजी, अगर हम इस काम को नहीं कर पाएंगे नहीं तब नौकरी चली जाएगी। अब आप तो जा नहीं सकते हो, आप इस हालात में नहीं हो, और ना मैं आपको उस जगह पर इतना दूर लेके जाना चाहता हूँ। तो कोई ऐसा उपाय भी बताओ जो मैं कर सकूँ, उस चुड़ैल को बाहर निकाल सकूँ। हाँ, तब पिता को समझ में आ गया कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, फिर कहते हैं कि देख, एक तुम्हें अब मैं काम बता रहा हूँ, ये काम को मैंने कभी किया नहीं है, अगर ये तू काम कर लेता है ना तो हो सकता है कि चुड़ैल वहाँ से निकल जाए, क्योंकि मैं दूसरा विधि अपनाया था। हाँ, तब उसी जगह से उस चुड़ैल को बाहर किया था, लेकिन उसमें मंत्र का साधना की जरूरत है। हाँ, तू तो मंत्र जानता नहीं, ना साधना किया है, तो तुझे एक मैं काम बताता हूँ, और इस विधि को अपनाएगा तो हो सकता है कि तेरा बेड़ा पार हो जाए, वो चुड़ैल उस जगह से भाग जाए, अगर तू कर लेता है तो। मैं खुश हो गया कि मैं कर लूँगा पिताजी, आप बताओ, नौकरी का सवाल है। हाँ, तब पिताजी मुझे वो विधि विधान बताने लगे और एक चीज़ भी दिए, वो भी एक माला ही थी, स्पेशल माला था। हाँ, कहने लगे कि देख, जब भी वो काम करेगा ना, इस माले को पहन करके, हाँ, फिर वो जो काम खत्म हो जाए ना तो इस माले को उतार कर रख देना हिफाजत से। हाँ, जब गांव आए तो इसको वापस लेते आना, क्योंकि इस माला को तो संभाल नहीं पाएगा, इसमें बहुत ताकत है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इसको तो संभालने के लायक नहीं है। अब तो मैं जान चुका था, विधि विधान समझ गया था जो मेरे पिता ने बताए थे। हाँ, इसके बाद मैं अपना वहीं पहुँच जाता हूँ, अपनी फैक्ट्री में जा कर के सेठ जी से मिलता हूँ। हाँ, फिर मैं पूरा लिस्ट बनाता हूँ कि क्या क्या मुझे चाहिए। जो सेठ जी थे ना, नाराज मेरे से शायद लग रहे थे। हाँ, जब मैं उनका पूरा लिस्ट बताता हूँ, हाँ, तब उनके चेहरे पे चमक आ जाती है। हाँ, कहते हैं कि रमेश, ये काम कितना जल्दी हो जाएगा, देख आज का दिन तो पूरा निकल चुका है, बचा एक दिन, तो क्या एक दिन में उस चुड़ैल को बाहर निकाल देगा फैक्ट्री से? मैं कहने लगा, हाँ बिल्कुल निकाल दूंगा। मुझे लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं उस पर अमल भी कर सकता हूँ। जब सेठ जी पूरा लिस्ट पढ़ने लगते हैं, तब वो चौंक जाते हैं, कहते हैं ये क्या है? मैंने बोला, जो मैंने लिखा है वही है, आप पढ़ो तो सही। सेठ जी कहते हैं कि भाई, ऐसा तो पहले तुम्हारे पिता ने नहीं किया था, ऐसा तो नहीं किया था। लिस्ट मुझे पकड़ा देते हैं, अरे तुमने गलती से तो नहीं लिख दिया है। मैं लिस्ट को पकड़ता हूँ, उस जगह पर मैं ध्यान देता हूँ जहाँ सेठ जी की उंगली है। मैं बोलता हूँ, नहीं, मैं अपने जो लिस्ट है वही बनाया हूँ, इसमें अलग से कोई आइटम मैंने ऐड नहीं किया है। तब वो कहते हैं, भाई तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा नहीं किया था, ये उनके लिस्ट में तो शामिल नहीं था। तब मैं समझ गया कि सेठ जी क्यों चौंके हुए हैं, क्यों इस तरह से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये नया तरीका मैं नया ये अपना रहा था, पिता का बताया हुआ तरीका। और उसमें जिस चीज़ पर वो विरोध कर रहे थे, वो विरोध मैं समझ गया था। सेठ जी मांसाहारी तो थे नहीं, वेजिटेरियन थे, और उसमें मांस में लिखा था जो मेरे पिता ने बताया था, 11 किलो मटन मुझे ज़रूरत था, वो भी कच्चा, और वो भी बड़े बड़े पीस में। जब मैं उनको समझाता हूँ तो मेरी तरफ देखते रहते हैं। कहते हैं कि जो तुम्हारे पिता ने किया था
जो काम किया था उसमें ये शामिल नहीं था। और तब मैं उनको समझाता हूँ कि हाँ, उनमें नहीं, ज़रूर नहीं शामिल था, लेकिन अब इस चीज़ की ज़रूरत है। जब तक ये मांस नहीं आएगा तो सही ढंग से काम हो नहीं पाएगा। आप समझ सकती हो। और तब कहने लगे, भाई जो तुम्हारी इच्छा है करो, मुझे तो बस ये मतलब है कि उस फैक्ट्री से, उस स्टोर से वो चुड़ैल निकल जाए और फिर हमारी फैक्ट्री के अंदर कभी ना आए। मैं कहने लगा कि आप निश्चित रहिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और फिर उस लिस्ट पर अमल होता है, पूरी तैयारी हो जाती है। और फिर मुझे रात का वो काम करना था। जब मैं जाता हूँ ना, पूरी तैयारी से जाता हूँ। अब पिता के दिए हुए वो माला को अपने साथ में रख लेता हूँ। पहनता नहीं हूँ। मेरे पिता ने बताया था कि इस माला को पहनेगा ना तो संभाल नहीं पाएगा। उसी टाइम पहनना जब तुम वो अनुष्ठान करो, उससे पहले नहीं। और जब अनुष्ठान खत्म हो जाए ना तो उस माला को निकाल देना। हाँ, वही मैं करता हूँ। पूरी तैयारी से मैं वहाँ पहुँचता हूँ फैक्ट्री में, ऊपर के माले में जाता हूँ, स्टोर का दरवाज़ा खोलता हूँ और पूरा सामान नीचे से ऊपर आ जाता है। फिर मैं पूरी तैयारी कर लेता हूँ, जो भी करना था, पूजा की तैयारी सब कुछ कर लेता हूँ। दीपक जल चुकी है, अगरबत्ती जला हुआ है, फूल माला अपनी जगह पर सब स्थिर है। जो मेरे पिता ने बताया था और वो मैं विधि विधान से कर रहा था। मेरे पिता ने बताया था कि देख, ये जो माला पहन के काम करेगा ना, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी हिसाब से कर देगा तो वो चुड़ैल तेरे पास में आ जाएगी। वो प्रेत आत्मा जो है तेरे अंदर आ जाएगी और तुझे महसूस भी नहीं होगा। उस जगह को छोड़ देगी और तुम्हारे शरीर में आ जाएगी, समा जाएगी। और इसके बाद तू मेरे पास में आ जाना। और बाकी मैं उस चुड़ैल को समझ लूँगा, निपट लूँगा। मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, तो बस इतना काम कर ले। और उसी काम को मैं अब करने जा रहा था। सब कुछ तैयार हो चुका था, दीपक जला हुआ था, फूल माला अपनी जगह पर, रक्षा कवच में बना चुका था, सब कुछ तैयारी कर लिया था। जब टाइम स्टार्ट हो जाता है पूजा करने का, और तब मैं वो माला पहनता हूँ। वाकई वो माला पहना ना तो मुझे लगा कि इसमें तो बड़ा वजन है, देखने में पतला सा माला है, लेकिन भार मुझे महसूस हो रहा था। और कुछ शरीर में ऐसा कंपन सी महसूस होने लगी थी उसको पहनते ही। वाकई में वो ताकतवर माला था, मुझे अनुमान लग चुका था। और इसके बाद मैं वो पूजा का विधान शुरू कर देता हूँ। जो मेरे पिता ने बताया था कि पहले नंबर पर क्या करना, दूसरे नंबर पर क्या करना, तीसरे नंबर पर क्या करना, सब एक एक पॉइंट में अपने दिमाग में बिठा रखा था। और वही धीरे धीरे मैं करता हूँ। पहले मिठाई का अब भोग लगाता हूँ, वहाँ पर अग्नि में डालता हूँ। इसके बाद जो कुछ और बताया जाता है, फल फूल सब कुछ डालते जाता हूँ। लास्ट में वही चीज़ बचा हुआ था, वो मांस पूरा बोरी में भरा हुआ था। और उनमें से एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल करके मैं उसमें डाल देता हूँ। और फिर मुझे जो बोलना था मैं बोल रहा हूँ। मुझे इसके बाद में इंतज़ार करना था। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। हाँ, मैं जब टाइम बीतने लगा ना, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने आज तक कभी आत्मा को देखा नहीं था, चुड़ैल को देखा नहीं था कि प्रेत आत्मा कैसी होती है, चुड़ैल कैसी होती है। क्या उसका शक्ल बहुत ही भयानक होगा, कैसी होगी वो। मैं अंदर अंदर डरा हुआ था। वो आएगी तो किधर से आएगी? क्या हवा में झूल के आएगी, या फिर दरवाजे से एंट्री करेगी, या फिर किसी खिड़की से निकल के मेरे पास में आएगी? मैं बहुत डरा हुआ था। आधी रात के वक्त मैं अकेले स्टोर रूम में, बड़ा सा स्टोर रूम में, पहली मंजिल पर, जहाँ मैं अकेले था। हाँ, नीचे ज़रूर कोई गार्ड था वहाँ पर, और बाकी फैक्ट्री खाली थी। डर जो था ना मेरे मन में समाया हुआ था, लेकिन वो जो माला में पहन रखा था ना, वो उसका वजन लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जैसे भारी होता जा रहा है। पहले कुछ ग्राम का लग रहा था, फिर वो बढ़ते बढ़ते लग रहा था कि किलो 2 किलो का हो चुका है। और शरीर में एक झंझनाहट से भी हो रही थी। हर पल में डरा हुआ था कि अब कहाँ से आएगी, किधर से आएगी। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन वो चुड़ैल मुझे दिखाई नहीं दी। ना तो आसमान से टपकी,
ना कोई गेट से एंट्री किया, ना खिड़की से आई। तब मुझे लगने लगा कि कहीं पिता का कहा हुआ ये उपाय कहीं फेल तो नहीं हो गया। अब क्या होगा? मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? इतना मैं खर्चा करा चुका हूँ। अब वो पूछेंगे कि क्या चुड़ैल अब निकल चुकी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं डर गया था। अब तो मेरी नौकरी गई, चुड़ैल बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं अब क्या करूंगा? ऐसे ही मैं सोचता हूँ और अंदर अंदर घबराता रहता हूँ। एक नौकरी का डर, दूसरा उस चुड़ैल का डर, दोनों डर से मैं जूझ रहा हूँ। समय निकलता जा रहा है। अचानक जो दीपक जला हुआ था ना, वो कब बुझ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो डर में इधर उधर देख रहा था कि किधर से आएगी, किधर से आएगी। जब मेरी निगाह पड़ती है ना, अरे ये दीपक कैसे बुझा? यहाँ तो हवा नहीं थी, बिल्कुल शांत था माहौल, कैसे बुझ गया? अंदर से मैं घबरा जाता हूँ। और तभी कुछ महक सी मुझे आने लगती है, जैसे फूलों का महक हो, जैसे आसपास में फूल बहुत सारे खिले हुए हैं और वो हवा चल रही है तो उसकी महक हमारी नाकों तक पहुंच रही है। और तब मैं व्यग्र हो जाता हूँ, इधर देखने लगता हूँ। अपने पीछे मैं देख नहीं पाता हूँ। जब मुझे एहसास होता है फूलों का महक अपने पीछे से, और तब मैं मुड़ कर देखता हूँ ना, तो मैं देखता ही रह जाता हूँ। ये कहाँ से चुड़ैल हो सकती है भाई? एक सुंदर सी जवान लड़की मेरे पीछे में खड़ी दिखाई दे रही थी, रंगीन कपड़ा पहने हुए, बड़ी बड़ी आंखें, कजरारी आंखें, बाल खुले हुए हवा में जैसे लहरा रहे हों, बिल्कुल बेहद सुंदर। मैं जब उसको देखता हूँ तो मैं उसको देखता ही रह जाता हूँ। आज जब मुझे जैसे झटका लगता है कि अरे ये लड़की कहाँ से आई, आज तब मैं उस लड़की को डांटता हूँ, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? भागो भागो, यहाँ चुड़ैल आने वाली है, चुड़ैल आने वाली है। मैं समझा कि कहीं सेठ जी का परिवार का कोई सदस्य तो नहीं है, सेठ जी तो नहीं आ गए। मुझे ऐसा ही लगा। अब मैं उस लड़की को डांटने लगता हूँ कि अरे भागो यहाँ से, चुड़ैल आने वाली है, जाओ जाओ, तुम ऊपर कैसे आ गई? मुझे अपना काम करने दो। वो लड़की चुपचाप जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी है, उस जगह से हिलती नहीं है, बस उसकी नज़रें मेरी तरफ जमी हुई है। अब मैं उसको बार बार कह रहा हूँ कि देखो, तुम जाओ, अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, अपने पापा के पास बैठ जाओ। मुझे लगा कि सेठ जी के घर की लड़की है, सेठ जी की शायद पुत्री है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। सुना था कि उनकी लड़कियां बहुत सुंदर हैं, मैं तो अनुमान लगाया था। लेकिन अपनी जगह से नहीं हिल रही थी ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और तब मैं पीछे मुड़ता हूँ और उस लड़की को पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। धक्का देता हूँ, लेकिन तब भी टस से मस नहीं होती है। जैसे वो पत्थर की बनी हुई है, उसमें इतनी ताकत आई हुई है। मैं अब सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। और तभी उसकी हंसी अब आने लगती है और कहती है, तुम जिसको ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मैं ही वो चुड़ैल हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। वाकई में मैं जब सुनता हूँ ना, तो सदमा सा लग जाता है। अरे ये सुंदर लड़की चुड़ैल कहाँ से हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, मजाक हो रहा है मेरे साथ में। आप जाओ, नीचे जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। और तब वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर यहीं है, मैं तो यहीं रहती हूँ। अब तुमने मुझे बुलाया है तो मैं आई हूँ। लाओ, मेरे भोजन दे दो, मुझे भोजन दे दो, मुझे भूख भी लगी हुई है। मैं एकदम उस लड़की की तरफ देखने लगता हूँ। अरे यहाँ का वर्कर बताए थे कि वो चुड़ैल बड़ी ही भयानक थी, बड़ी ही भयानक, इतनी भयानक कि एक लड़का देख करके बेहोश हो चुका था और एक डर करके भागा, वो घायल हो चुका है। ये कैसे हो सकता है भाई? अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। तब वो लड़की फिर मुस्कुराती हुई बोलती है, नाराज़ नहीं होती है, कहती है कि मुझे भोजन दे दो ना, तुमने मुझे बुलाया है तो भोजन दो, मुझे भूख भी लगी है। तब मेरे दिमाग खुल जाते हैं। अब मुझे लगता है कि क्या मैं जो देख रहा हूँ बिल्कुल सही है? क्या यही चुड़ैल है वो? और चुड़ैल थी ही नहीं। मेरी नज़र में तो चुड़ैल कभी हो ही नहीं सकती। देखने में एक आम इंसान, आम लड़की की तरह दिखाई दे रही थी। कहीं से भी ऐसा कोई संकेत मुझे मिल नहीं रहा था कि ये चुड़ैल है। ना तो उसके पैर उल्टा थे, ना आंखें भयानक थी, ना पंजा। वो तो सुंदर बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, जैसे आम लड़कियों को होते हैं।
तब मुझे झटका लगा था, ये चुड़ैल हो सकती है। तब मैं अब इशारा करता हूँ, ये तुम्हारा भोजन है, तुम इस भोजन को ग्रहण करो, डरते डरते। जैसे मैं इशारा करता हूँ ना, वो बोरी की तरफ पहुँच जाती है। तब मैं जो देखता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं होता। उस बड़े बड़े टुकड़े को, मांस का टुकड़ा को वो निकालती है, जैसे कोई बिस्कुट खा रही हो। ऐसे वो चबा चबा करके मेरी तरफ देख भी रही है और उस भोजन का आनंद भी ले रही है। कुछ ही मिनट लगे थे अब उतना मांस खाने में, और वो खा भी चुकी थी। खा करके डकार मार करके अब मेरी तरफ देख रही थी। अब मुझे अब जो काम करना था, मैं तो बस देखता ही रह गया था। उसके इतनी सुंदर आंखों में मैं डूबता चला गया था। मैं अपना काम भूल चुका था, मुझे जो करना था। तभी वो डकार मारती है ना, तब मेरा ध्यान भंग होता है। तब मैं कहता हूँ, अरे ये तो मुझे करना था, मैं भूल गया। अब फिर मैं जल्दी से वो काम कर लेता हूँ जो मेरे पिता ने बताया था। और वो काम करने के बाद में जब मैं देखता हूँ, उस बोरी के साइड में तो बोरी तो खाली पड़ी है, लेकिन वो लड़की अब मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं चारों तरफ निगाहें डालता हूँ कि कहाँ गई, लेकिन नज़र नहीं आ रही है। मैं बेचैन हो जाता हूँ, उठ के खड़ा होता हूँ। अब पूरा गोदाम का चक्कर लगा लेता हूँ कि कहीं छुपी होगी, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। तब मुझे पिता का कहे हुई बात समझ में आने लगता है। वो कहते हैं कि देखिए, इतना सब काम कर लेगा ना, वो चुड़ैल तेरे अंदर समा जाएगी। तुझे अब एक ही काम करना है कि तुझे गांव लौटाना है। बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा, उस चुड़ैल से मैं निपट लूँगा। जब मैं ये समझता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। वो मेरे शरीर में समा गई और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। अंदर में बड़ा अलग सा लग रहा था, एक डर का माहौल था वहाँ पर। अभी भी मैं डरा हुआ था। मैं ऐसा कभी इतना बड़ा क्या, मैं छोटा सा भी कोई काम नहीं किया था ऐसे भूत प्रेत के बारे में। मैं तो खुद डरता था, लेकिन नौकरी का सवाल था, इसलिए मैं सब कुछ झेल रहा था। तब मुझे एहसास होता है, पिता की कही हुई बातें याद आती हैं कि सब विधि विधान कर लेगा ना, जब उसको तू भोजन खिला देगा और लास्ट वाला काम कर लेगा, वो जल को अब वहाँ पर छिड़क देगा, तो समझ ले तेरा काम खत्म हो गया। वो आत्मा लड़की तेरे अंदर समा जाएगी, तेरे शरीर में कैद हो जाएगी और तेरे शरीर से बाहर निकल नहीं सकती। मैं जब अपने आप को महसूस करता हूँ कि आग मेरे अंदर आ गई है, अजीब सा लगता है, लेकिन एक खुशी भी होती है कि चलो मैं पिता का काम कर दिया बताया हुआ। अब मेरी नौकरी भी सही सलामत है। अब तो पिताजी भी आराम से काम कर लेंगे। मैं घर कल पहुंच जाऊंगा और फिर क्या है, काम शुरू हो जाएगा, निकाल देंगे, जो करना है वो कर लेंगे। अब उतना तो कर ही सकते थे, बिस्तर से तो हिल नहीं सकते थे, लेकिन बिस्तर पर बैठे बैठे ये अपना काम जरूर बखूबी कर सकते हैं। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, लेकिन जो अंदर डर था ना, अभी भी मेरे अंदर था। तब मैं फैक्ट्री से बाहर निकलता हूँ, जो चौकीदार हैं उनको बताता हूँ कि मैं उस चुड़ैल को पकड़ लिया। तब वो डर से चौंक के कहता है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है रमेश बाबू, कहाँ है? मैं कहने लगा कि मेरे अंदर है। तब उसका चेहरा देखने लायक था। मैं अब रात हो चुका था, मैं सोचा कि अब कोई साधन मिलेगा नहीं गांव जाने का, चलो अपने कमरे पर चलता हूँ। आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब मुझे आराम भी करना था, नींद भी आ रही थी। अब मैं अपने क्वार्टर पर पहुँचता हूँ, हाथ पैर धो करके अब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ, गहरी नींद में चला जाता हूँ। तब मैं एक ख्वाब देखने लगता हूँ। ख्वाब देखता हूँ कि वही लड़की मेरे बगल में लेटी हुई है। अब मुझसे कह रही है, आंखों में आंसू उसका भरा हुआ है, कि तूने मुझे क्यों पकड़ा है? जो तू कुछ मांगता मैं तुझे दे देती। तुझे धन की ज़रूरत अगर थी तो मैं तुझे इतना धन देती थी कि तुझे यहाँ पर रहने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे वो लालच दे रही है। अब मेरे बगल में लेटी हुई जैसे मेरी पत्नी हो, अपने दोनों बाहें मेरे शरीर पर रखी हुई है और कभी कभी मेरे बालों से खेल रही है और कह रही है कि मुझे आज़ाद कर देना, मुझे आज़ाद कर देना। देख, जो तू मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो तू कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे क्यों अब बांधा हुआ है? मुझे आज़ाद कर दे, मुझे आज़ाद कर दे। तब मेरी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है ना,
मैं पसीने से नहाया होता हूँ और वही खुशबू मेरे बिस्तर से महसूस हो रही है। मेरे बिस्तर पर लग रहा है कि वही लड़की अभी अभी सोई थी और वो लड़की तो मेरे पिता के कहे अनुसार मेरे शरीर के अंदर में थी। मैं बड़ा खौफ में भर जाता हूँ और उस लड़की के कहे हुए बात मुझे सब कुछ याद था। वो मुझे लालच दे रही थी कि देखो, मैं तुम्हें इतना धनवान बना दूंगी कि तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे कैद से अब निकाल दो, बाहर कर दो। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा। मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि ये लड़की वास्तव में बड़ा दुखी है और आखिर इतनी अब भयानक तो नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाए। मुझे उस पर बड़ा तरस आने लगा था। अब मैं धनवान भी बनना चाहता था, लेकिन वो मंत्र मुझे आता ही नहीं था कि मैं अपने शरीर से उसको निकाल सकूं। अब मैं सोचने लगा कि काश मैं ये सब मंत्र सीखा होता तो आज मेरे हाथ में मौका था। मैं इस मौका को अब अपनाता, मैं धनवान बन जाता। ये लड़की, मैं इसको पसंद करने भी लगा था। जैसा चेहरा मोहरा था मैं देख करके अब अपने दिल में बसा लिया था कि काश ऐसी ही लड़की मेरी कोई सहेली होती, मित्र होती या मेरी पत्नी होती। मैं तरह तरह के सपने बुनने लगा था और तब तक सुबह हो गई थी। मुझे अब सेठ के घर भी जाना था, कोठी भी जाना था और उनको बताना था कि अब काम हो चुका है और फैक्ट्री आप स्टार्ट करवा दीजिए। सुबह होता है तो मैं सेठ के घर कोठी पहुंचता हूं और वहां पर मुझे इंतज़ार करने के लिए बोला गया। ड्राइंग रूम में बैठ जाता हूं। मेरे अब दिमाग में वही सब बातें चल रही है कि देखो, अगर मैं मंत्र जानता तो मैं इस लड़की को आज़ाद कर सकता था, ऐसे में बहुत कुछ हासिल कर सकता था। लेकिन मैं मंत्र जानता ही नहीं। मैं अब क्या करूं? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अब गांव जाना ही पड़ेगा, अपने पिता के सामने जाना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो लालची इंसान नहीं है। अगर लालची होते तो आज हम गरीब नहीं होते। वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कहते कि नहीं, हमें अपने दान से मतलब है। जो मुझे हंसी खुशी 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया खुशी खुशी दे दे, उसी से मतलब है। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। जो भी खुशी से दे दे हम ले लेते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। अब आखिरकार जब मैं बैठे बैठे बोर हो चुका था, तब मैं इधर उधर घूमने लगा। बाहर बड़ा सा लॉन था, खिड़की थी। अब मैं खिड़की पर पहुंच जाता हूं। एक लड़की क्यारियों में पानी दे रही है पाइप से। फूलों की क्यारियाँ थी और उसके खुले हुए बाल लहरा रहे थे। मैं जब उसको देखता हूँ तब मैं चौंक जाता हूँ। अरे, इसको मैं तो कभी देखा हूँ, कहाँ देखा हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा है। जब अचानक मेरे दिमाग में वो चेहरा आता है ना, तो मैं कांप जाता हूँ। अरे, ये तो रात वाली लड़की है जो मेरे अंदर समाई हुई है। मैं बहुत खौफ में हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ कि अब क्या होगा। ये लड़की तो बाहर फूलों में पानी दे रही है और मेरे पिता कह रहे थे कि वो तेरे अंदर समाई हुई है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सेठ जी का कोई लड़की है, उनका परिवार का कोई सदस्य है। ये हो क्या रहा है भाई? मुझे बड़ा अजीब अनुभव होने लगा। मेरा मन व्याकुल होने लगा, कंठ सूखने लगा। मुझे पानी की ज़रूरत थी। तभी मैं एक बंदे को बोलता हूँ जो वहाँ का नौकर था कि भैया मुझे पानी पिला दो। और उसी वक्त सेठ जी आ जाते हैं। नौकर भाग के जाता है, पानी लेके आता है और तब तक सेठ जी सोफे पर बैठ जाते हैं। कहते हैं, हाँ रमेश बाबू, मैं सुना कि आपने काम को पूरा कर दिया, तो क्या वो चुड़ैल अब तो नहीं आएगी हमारी उस फैक्ट्री में, उस स्टोर में? अब तो कोई परेशानी नहीं खड़ी होगी ना? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कंठ सूखा हुआ था। जब पानी पीता हूँ तब थोड़ा मन शांत होता है। मैं खिड़की में देखता हूँ, वो लड़की गायब हो चुकी है। अब वो कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं और डर जाता हूँ। ये सब मेरे साथ में हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तब सेठ जी मुझ पर सवाल पूछते हैं। अरे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने उस चुड़ैल को निकाल दिया ना? अब तो चुड़ैल नहीं आएगी ना? तब मैं सर हिलाता हूँ, कहता हूँ हाँ, धीरे से। तब वो कहते हैं, भाई डरे हुए क्यों हो? तब मैं कहता हूँ नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, और वो जो चुड़ैल है उसको मैं निकाल दिया हूँ रात में ही। तब वो कहते हैं कि आखिर चुड़ैल है कहाँ पर? मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर है। सेठ जी एकदम
बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। कहते कि तो तुम अपने शरीर में चुड़ैल लेके हमारे घर में आए हो। मैं अब सेठ जी को देखने लगता हूँ। कहता हूँ हाँ, मैं आपके बताने के लिए आया था। तब कहते हैं महाराज, हमारे घर पर माफ़ी दे दो, अपने शरीर को यहाँ से उठाओ और चलता बनो, जो करना है बाहर करो, वो चुड़ैल को हमारे घर का दर्शन मत कराओ। मैं अब खौफ में भर जाता हूँ। ये सेठ जी को ना जाने क्या हो गया। अभी तो मीठी मीठी बातें कर रहे थे और एकाएक इनका बदलाव, अब सब कुछ बदल चुका था। डर गए थे। कहने लगे अपना शरीर को यहाँ से अब चलता करो, हमारे घर में चुड़ैल की एंट्री नहीं होना चाहिए। तब मैं कहने लगा कि जी ज़रूर ऐसा ही होगा, आपके घर में कोई चुड़ैल नहीं आएगी, हमारे शरीर के अंदर में है और मुझे अपना गांव जाना है। अब ये जो काम मेरे पिताजी करेंगे, इसको निकालने का और इसको असली जगह पहुंचाने का। तब कहते हैं कि हाँ हाँ, पैसे की जरूरत है, ले जाओ। कुछ पैसे मुझे पकड़ाते हैं। देरी मत करो, अब अपने गांव निकल जाओ। देखो जब तक चुड़ैल निकल ना जाए तब तक तुम लौटना मत। डरे हुए थे, खौफ में थे। मैं घर से बाहर निकलता हूँ और वो जो फूलों का एरिया था ना, जो बगीचा था, वही रास्ता था। जब मैं वहाँ देखता हूँ तो पाइप तो ज़रूर पड़ा हुआ है, लेकिन सूखा हुआ है, उसमें पानी नहीं है। मैं देखता हूँ क्यारियों में, तो क्यारी भी अब सूखा हुआ पड़ा है। तो ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। वो लड़की मुझे बाहर में दिखाई दी थी पानी डालते हुए, और अचानक अब सब कुछ गायब हो चुकी थी। मैं बहुत खौफ में आ जाता हूँ और इसके बाद ना तो अपना क्वार्टर जाता हूँ और सीधा बस स्टैंड जा कर के थोड़ा नॉर्मल होता हूँ। जब बस आती है तब मैं बैठता हूँ। अब बड़ी डरी हुई अवस्था में मेरे अंदर एक चुड़ैल थी जो मुझ पर बाहरी हो रही थी। अब मुझे लगा कि जब तक निकल नहीं जाएगी तब तक मैं सही नहीं हूँ। जब मैं अपने गांव पहुँचता हूँ ना, तो रात हो चुकी होती है। डर लगता है। जब मैं बस से उतरता हूँ तब रात के 9 बज चुका होता है। घर पहुँचता हूँ तो 10 बज चुका होता है। जब मेरे पापा के सामने जाता हूँ ना, तो वो नींद में होते हैं दवा खा करके। अब मैं उनको उठा भी नहीं सकता। माँ कहती कि नहीं, कुछ देर पहले सोए हैं, उनको सो जाने दे और तब हम इनको उठाएंगे। आराम कर, तू भी थका मांदा होगा। अब मैं क्या बताऊं कि मेरे अंदर में एक चुड़ैल है और उसको जल्द से जल्द निकालना ज़रूरी है, नहीं तो रात में जाने क्या होगा। मैं इंतज़ार करने लगता हूँ। माँ खाना पीना देती है, लेकिन भूख तो मर चुका है। मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ और फिर मना कर देता हूँ कि नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए। आखिरकार पिताजी जब खांसने लगते हैं तब मैं उनके पास भागता हूँ। पिताजी मुझे देखते हैं, कहते आ गया तू, काम हो गया। मैं बोलता हूँ हाँ पिताजी, बिल्कुल जैसे आपने बताया था और वैसे मैंने काम कर दिया। और इसके बाद मैं सब कुछ बताने लगता हूँ, जो जो घटना मेरे साथ में घटी थी। उस फूलों के क्यारी में जो मैं उसको देखा था वो भी बताता हूँ। और वो भी बताता हूँ कि मुझे लालच दे रही थी, मुझे कह रही थी कि अमीर बना देंगे, तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम मुझे कैद से आज़ाद कर दो। तब मेरे पापा हंसने लगते हैं। उनकी हंसी मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात है। तब मुझे समझाते हैं कि बेटा वो चुड़ैल है, देखो अपनी आज़ादी के लिए वो बहुत कुछ दे सकती है। अगर हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसके दिया हुआ धन को, तो समझ लो हम भी उसी की तरह हो जाएंगे। हमारा मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। हम चाह करके भी उसी की जोनी में जाएंगे, उसी चुड़ैल की जोनी में। उस जोनी से हमें बाहर निकल नहीं सकते। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है। तुम भी बेटा गांठ बांध लेना, चाहे चुड़ैल भूतनी तुम्हें कितना भी लालच दे कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी, तुम्हारे घर में रहूंगी, तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, ऐसा काम गलती से भी मत करना। मैं मानता हूँ तुम वो सुख को प्राप्त कर सकते हो, वो धन से जो चाहे खरीद सकते हो, जो चाहे तुम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम फंसोगे आखिर उन्हीं के जोनी में। जब तुम्हारा आत्मा निकलेगी ना, तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम जाओगे उन्हीं की जोनी में, उन्हीं के साथ अब भटकते रहोगे, अब फिर तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। जब मैं ये सुनता हूँ ना, तो बड़ा सदमा सा लगता है। तब मेरे पिता कहते हैं कि तू डर मत, अब तू सारा काम कर लिया, जो डरने वाला चीज़ है वो तो पार हो चुका है, अब तो नॉर्मल सी बात है, बस थोड़ी देर बैठ जा और थोड़ा मुझे शांत रहने दे, मैं अभी ये काम कर दूंगा।
इसके बाद वही मेरे पिता थोड़ी देर अपनी खांसी पर कंट्रोल रखते हैं और फिर माँ से कहते हैं एक लोटा जल लेके आओ। और वो माला कहाँ है? मैं माला तो कभी का निकाल दिया था, अब माला अपने थैले से निकाल करके दे देता हूँ और वही माला पिता अपने गले में डाल लेते हैं। लोटा का जल आ चुका था और इसके बाद वो जल मेरे पर छिड़काव करने लगते हैं। आज जैसे छिड़काव करते हैं ना, मुझे लगता है कि मेरी आँखें बंद होती जा रही है, मुझे गहरी नींद आती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो लड़की अब मेरे अंदर में फुदक रही है, अब मुझसे लड़ रही है कि तुम अपने शरीर से बाहर मुझे निकलने मत दो। मैं इस जगह पर जाना नहीं चाहती हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हें इतना धनवान बना दूंगी। तुम अपने पिता को समझाओ ना, मुझे आज़ाद कर दो। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है मेरे मन के अंदर में। अब मुझे लग रहा है कि सब सपनों में चल रहा है। अचानक एक पटाखा जैसा आवाज़ सुनाई पड़ता है और इसके बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। और मैं जब अपना आंखें उसी के बाद खोलता हूँ और तब मेरा शरीर जो है ना बहुत हल्का फुल्का लगता है। मेरे चेहरे पर पसीना पसीना जैसा हुआ पड़ा है। मुझे लगा कि ये लोटे का जल छिड़काव किया हुआ है ना, इसी का असर है और कोई बड़ी बात नहीं है। और तब मैं पिता के सामने देखता हूँ और तब कहते हैं कि अब काम हो गया तेरा, मैं उस आत्मा को तेरे अंदर से निकाल लिया हूँ। और तब मैं जैसे सवालिया अब उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ, लेकिन आवाज़ मेरी बंद है। और तब वो कहते हैं कि तू जानना चाहता है ना कि आखिर वो है कहाँ, चुड़ैल वो आत्मा कहाँ पर है? अब मैं सर हिलाता हूँ और तब गले का माला दिखाते हैं, इसके अंदर है। अब मैं इसको अपने सही ठिकाने पहुँचा दूँगा, तो चिंता मत कर। ये बहुत अच्छी पकड़ में आ गई है, ऐसा मैं भी नहीं कर पाया था। मैं उसको उस जगह से ऐसा कुछ कर दिया था कि उस जगह पर दोबारा ना आए, लेकिन बीच में जाना नहीं हुआ और वो काम अधूरा रह गया। लेकिन अब अधूरा नहीं रहेगा। तू चैन से अपने जाकर नौकरी कर और हमारी परवाह छोड़ दे, सब कुछ मैं कर लूँगा। वाकई में जब मैं अपने आप को देखा, जाना कि हाँ मेरे शरीर से चुड़ैल बाहर निकल गई है, अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरे पिता भी स्वस्थ थे, उन पर भी कोई असर नहीं था। जैसा पहले हंसते थे, जैसे बात करते थे, सब कुछ नॉर्मल था। तो क्या वो माला के अंदर समा गई थी सदा के लिए? और तभी वो माला में जो पहना था तब भारी लग रहा था हर पल। ना जाने ये कौन सी विद्या थी पिताजी के पास में, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अब सीखने का टाइम चला गया था। अब वो चाह कर के भी उस कंडीशन में थे कि मुझे सिखा नहीं सकते थे और मैं अब सीखना भी नहीं चाहता था। मेरा काम हो चुका था, अब मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहता था। ये आखिरी काम था मेरा, पहला और आखिरी। इसके बाद मैं अपना फैक्ट्री पहुंच जाता हूँ। अब वहाँ मेरा इज्जत बढ़ जाता है। अब जो लोग बाग मेरा जो पहले इज्जत थोड़ा बहुत करते थे, अब वो ज़्यादा करने लगे। हर तरफ मुझे गुरुजी सब बताने लगे। हाँ, सब पहले मेरे नाम से जानते थे, रमेश रमेश, लेकिन अब तो मैं गुरुजी के नाम से उस जगह प्रसिद्ध हो गया था। सब कोई मुझे गुरुजी कहता था। आखिर 2 साल के बाद में मेरी शादी भी हो जाती है और कमाल की बात तब होती है कि मेरी जो पत्नी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लगती है। 19-20 का फ़र्क था। वैसे लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता, शरीर का कद काठी। और तब मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ कि देखो, मेरा जो पहला प्यार था ना, एक चुड़ैल थी। और तब मेरी पत्नी हंसने लगती है और कहती है वो कैसे? हाँ, तब मैं पूरा किस्सा सुनाता हूँ। उसको विश्वास नहीं होता है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तब तक मेरे पिताजी जी थे और बीमार हो चुके थे और मेरी जो वाइफ थी अब सेवा भाव करती थी और मैं भी महीना 2 महीना में 2-4 दिन के लिए अपने घर आता था और पिता का देखभाल करता था। उसके बाद मेरे पिताजी 10 साल तक जिंदा थे और तब तक मेरे घर में एक बच्ची भी आ चुकी थी और उसके बाद पिताजी गुजर चुके थे। मुझे आज भी अब उनको ऐसा लगता है कि पिताजी मेरे मरे नहीं हैं, मेरे आसपास ही हैं, मेरी रक्षा हमेशा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा कमेंट में। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर ये घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना एक नई कहानी के साथ में कल की रात इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।